नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोल स्वागत करता हूं स्पेशल ई लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास 9 इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 5 जो सेल से रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने सेल जो एक फंडामेंटल यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में हमने स्टडी की थी। एक सेल जो है उसमें बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, उसके भीतर की तरफ मिलता है साइटोप्लाज्म और बीच में एक स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो मिलता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या यूं कह सकते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट द सबस्टांसेस विच नोन एज साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर स्थित होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके चारों ओर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस को छोड़ दें, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्बर के भीतर का जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड कंटेंट, ये एक फ्लूइड कंटेंट होता है जो नॉर्मली तरल अवस्था में पाया जाता है, और इसकी फ्लूइडिटी या इसकी लिक्विडिटी होने का जो कारण है वो क्या है? इसमें मिलने वाला सोलवेंट, वाटर जो है वो सोलवेंट के रूप में इसमें हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो इसके अंदर किसकी मिलती है? वाटर की मिलेगी, और उसी के कारण से ये जो है वो फ्लूइड कंडीशन में या फ्लूइड स्टेट में मिलता है। और इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर की तरफ होता है। तो साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आल्सो हैज स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो भी इनमें पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। इस टाइप के कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब इनको हम सेल ऑर्गेनेल जो हो क्यों कहेंगे? ये हमारे शरीर में जैसे अलग अलग ऑर्गन हैं, हमारे शरीर में जैसे लीवर है, इंटेस्टाइन है, लंग्स हैं, हार्ट है, ये कुछ स्पेशल फंक्शन या स्पेशल जो प्रोसेसेस हैं उनका क्रियान्वयन जो है वो करते हैं। तो ये इस तरह के ऑर्गन जो हमारे शरीर में मिलते हैं, जिनके कुछ स्पेशल क्वालिटी होती है, स्पेशल फंक्शन होते हैं, और वो मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। वैसे ही सेल जो है उसको हम एक बॉडी मान सकते हैं, और इस सेल में अलग अलग स्पेशल टाइप की जो लिविंग प्रोसेसेस हैं वो करने के लिए स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब ये सेल ऑर्गेनेल जो है वो अलग अलग टाइप के होंगे। इनको कैटेगराइज किया जाता है इनके चारों ओर पाए जाने वाली मेम्ब्रेन के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन 3 टाइप्स ऑफ साइटो ऑर्गेनेल्स या 3 टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन ए सेल, जिनमें हम आगे पढ़ेंगे। इनके तीनों टाइप जो हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेनस साइटो ऑर्गेनेल्स। लेकिन खास चीज ये ध्यान में रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो केवल यूकैरियोटिक सेल में ही मिलते हैं, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें केवल क्या मिलते हैं? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब यदि हम एक न्यूक्लियस को भी सेल ऑर्गेनेल की तरह से कंसीडर करें या सेल ऑर्गेनेल हम इसको मानकर चलें, तो उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल जो है उसी के बाहर न्यूक्लियर एनवेलोप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उनमें पूरी तरह से डिफाइंड या वेल डिफाइंड नहीं होता है न्यूक्लियस, क्योंकि उसके चारों ओर उसका कवर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो ये चीज खास तौर से ध्यान में रखेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें मिलते हैं स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स, और ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं वो मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो केवल यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, यानी उनमें नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल जो है वो उनके अंदर मिलते हैं। अब मेम्ब्रेन जो है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में या फिर लिविंग एक्टिविटीज जो है उनमें। और मेम्ब्रेन जहाँ प्रेजेंट होती है वहीं पर लिविंग एक्टिविटीज जो है वो पॉसिबल होती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एब्सेंस में लिविंग प्रोसेसेस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं वायरसेज में। वायरसेज जो हैं
उनको नॉन लिविंग और लिविंग के बीच का जो लिंक है वो माना जाता है, क्योंकि उनमें पूरी तरह से लिविंग प्रोसेसेस जो है वो पॉसिबल नहीं होते हैं जब वो फ्री स्टेट में मिलते हैं या बाहर एनवायरनमेंट में फ्री स्टेट में मिलते हैं। एक वायरस जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह से तभी काम करता है जब वो किसी दूसरे सेल मेम्ब्रेन, दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाए या दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंटर होता है, तो फिर उसमें लिविंग प्रोसेसेस जो है वो शुरू हो जाती हैं। अब बाहर यदि किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के बाहर यदि वो प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग की तरह से एक्ट करता है, लिविंग की तरह से एक्ट नहीं करता है या उसमें लिविंग एक्टिविटी शो नहीं होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वायरस की जो है वो एक कमी मानी जाती है, या वायरस पूरी तरह से जीवित नहीं रह पाते हैं जब वो शरीर से बाहर रहें तब। हालांकि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो वायरस कोविड-19 जो है उसने पूरी दुनिया को ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, लेकिन लिविंग एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हम देखें या बायोलॉजी के बेसिस पर देखें तो वायरस जो है उनको सेल में या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट होती है। तो मेम्ब्रेन का प्रेजेंट होना एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइफ के लिए, और उसके बेसिस पर यदि हम देखें तो वायरस जो है उसमें मेम्ब्रेन मिलती नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलती, इसलिए वो नॉन लिविंग की तरह से एक्ट करते हैं बाहर एनवायरनमेंट में। प्रोकैरियोट जो है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स हैं वो नहीं होते हैं, इसलिए उनमें भी लिविंग एक्टिविटीज जो हैं वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सेल होते हैं, क्योंकि उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर भी पाई जाती है और मेम्ब्रेन जो है वो उनमें साइटो ऑर्गेनेल्स के चारों ओर जो है वो भी उनको कवर करके रखती है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं साइटो ऑर्गेनेल्स की। साइटो ऑर्गेनेल्स या फिर हम इनको सेल ऑर्गेनेल्स भी कह सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इनको हम मेनली कैटेगराइज कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में, 3 पार्ट में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स के जो क्लासेज हैं उनकी हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप के होते हैं। डबल ए, मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सेकेंड वन है सिंगल ए, membranous, and a third one is a non a membranous साइटो ऑर्गेनेल्स। तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं इनकी मिलती हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स जो हैं जो सेल्स में मिलते हैं वो मेनली 2 होते हैं। 2 साइटो ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। उनमें से फर्स्ट वन इज ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज ए प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड में ये 2 सेल ऑर्गेनेल्स ही आते हैं। हालांकि कई बार न्यूक्लियस जो है, कई बुक वगैरह में आप देखोगे तो न्यूक्लियस जो है उसको भी इन्हीं में शामिल किया जाता है। तो न्यूक्लियस को नॉर्मली यदि देखा जाए तो सेल ऑर्गेनेल्स में कंसीडर ही नहीं किया जाता है, क्योंकि एक सेल के 3 पार्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म में कंसीडर ही नहीं करते हैं, लेकिन कई साइंटिस्ट इनको साइटोप्लाज्म में कंसीडर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स जो है वो 3 हो जाते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ए प्लास्टिड। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th क्लास का जो सिलेबस या बुक जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग 2 जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो कई अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो मिलते हैं, जैसे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी जो है वो भी इसको कहते हैं। इसके अलावा लाइसोसोम ये भी इन्हीं में आते हैं, या फिर वोक्यूल, ये जो हम वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। और इसके अलावा नॉन मेम्ब्रेनस जो है उनमें मेनली कंसिडर किया जाता है किनको? राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड
साइटो ऑर्गेनेल से होते हैं। इसके अलावा सेंट्रियोल जो सभी सेल्स में तो नहीं मिलता, लेकिन जिन सेल में प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पर सेंट्रियोल जो है वो भी नॉन मेम्ब्रेनस साइटो ऑर्गेनेल्स में शामिल किया जाता है। इसके बाद में हम इस चैप्टर में लास्ट में ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं इनके बारे में कंप्लीट स्टडी है वो करेंगे। इनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगल मेम्ब्रेनस या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वोक्यूल्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेड जो है उसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें हमें पहले एक अलग अलग इन साइटो ऑर्गेनेल जो है इनके बारे में स्टडी करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है उनकी हम स्टडी करेंगे, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको नॉर्मली ER भी कहते हैं। E यानी एंडोप्लाज्मिक, R यानी रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक स्पेशल साइटो ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल से जो है वो होता है, जो नॉर्मली देखा जाए जो तीन कैटेगरीज वगैरह हमने पढ़ी है सेल ऑर्गेनेल्स की, तो उसमें जो सेकंड कैटेगरी है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड साइटो ऑर्गेनेल्स में ये कंसिडर किया जाता है। ये एक लार्ज नेटवर्क होता है किनका, मेम्ब्रेन बाउंड कुछ स्ट्रक्चर जो है वो फैले हुए रहते हैं। नॉर्मली यदि हम इनको एक सेल में देखें तो एक सेल चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इस तरह से जैसे ये सेल जो है वो प्रेजेंट हुई, मान लें एक एनिमल सेल है जिसमें ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर जो है वो न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पूरा एक जाल, पूरा एक सिस्टम सा जो है वो फैला हुआ रहता है जगह जगह पर। और ये इनका जो पूरा सिस्टम जो इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, पूरा एक नेटवर्क बनाता है। ये जो है वही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यूँ मान सकते हैं जैसे इस कमरे में थैली है, थैली इस तरह से बिखरी हुई है, बनी हुई है, रजाई होती है, गद्दे, तकिए, इस तरह की भरी हुई संरचनाएं जो हैं वो जगह जगह पर आपस में फैली हुई है और सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। इस तरह से वो सारी आपस में जुड़कर क्या करती हैं, एक पूरा नेटवर्क सा बना लेती हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स और लार्ज नेटवर्क होता है किनका, इन मेम्ब्रेन बाउंड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स का, जिनको कहा जाता है ट्यूबुल्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर वेसिकल जो नॉर्मली ग्लोबुलर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं इस टाइप के, और सीट्स जो सीट जैसी, तकिए जैसी, रजाई जैसी संरचनाएं होती हैं, उनका पूरा एक नेटवर्क होता है। वही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी ये साइटोप्लाज्म जो है इसके भीतर एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम यानी रेटिकुलेट जाल जैसी संरचना होती है, इसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका कहेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुल्स, वेसिकल एंड सीट्स विच एक्सटेंड, जो फैली हुई रहती है फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों को ये आपस में कनेक्ट करती है, इन दोनों को ये आपस में जोड़ती है और इनके बीच में ये पूरी फैली हुई रहती है। अब यहाँ पर इसके टाइप जो हैं इनकी हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट वन इज ए RER। हियर R मीन्स रफ endoplasmic reticulum, and the second one is SER. Here S represent smooth endoplasmic reticulum. तो ये दो टाइप के मिलेगी, फर्स्ट वन इज RER एंड द सेकंड वन इज SER। अब इनमें जो कंपैरिजन है उसको हम देख लेते हैं। ये इस तरह से यूं फैली हुई रहेंगी। अब इनको जब हम कंपेयर करें तो नाम में जैसे आ रहा है, R का मतलब है रफ एंड स्मूथ, S का मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्मूथ। तो इस बेसिस पर इनको ये नाम दिया जाता है RER एंड SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दिखने में कैसी होती है, रफ होती है। उसका कारण जो है वो क्या होगा, स्पेशलाइज्ड साइटो ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेनस साइटो ऑर्गेनेल्स होते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो भी कहलाते हैं। इनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है प्रोटीन की।
तो ये छोटे छोटे कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसी संरचनाएं होती हैं, ये प्रेजेंट होते हैं यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, तो वो होगी RER। तो यूं कह सकते हैं राइबोसोम प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस। यदि सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट हो तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम on which surface ribosomes are present called rough endoplasmic reticulum। यानी ये दिखने में इस तरह की होगी, इस पर रफ यूं ये पार्टिकल से जो है वो जमे हुए दिखते हैं, वो राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं, इसलिए इसका जो फंक्शन है वो हो गया मैन्युफैक्चर द प्रोटीन। ये मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोटीन को, जो सेल में होने वाली जो लिविंग एक्टिविटीज है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड वन इज ए स्मूथ ER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें सीधा सा है, स्मूथ होती है। क्यों? क्योंकि इनके सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। तो राइबोसोम्स आर ए absent on its surface। इसके सरफेस पर राइबोसोम जो है वो absent मिलेंगे। तो ये इसको भी आप नोट कर लो, ये ध्यान में रखोगे। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होते हैं, इसलिए वो सिंथेसाइज करती है प्रोटीन को, या प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जबकि ये जो है वो सिंथेसाइजेशन करते हैं, या यूं कर सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग द लिपिड फैट एंड ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन और लिपिड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं और फिर उनको ये क्या कर लेते हैं, स्टोरे कर लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो इनमें अंतर रहेगा, मुख्य रूप से SER और RER में। इसके बाद में लास्ट में हम जो है वो पढ़ेंगे इनके फंक्शन ऑफ ER। तो फंक्शन ऑफ ER जो है ये इतना मिटा देता हूँ, आप कॉपी में चाहो तो इनको नोट भी कर लेना, या आपकी बुक वगैरह जो है उसमें दिया हुआ है, नोट्स वगैरह बनाना चाहिए तो इस तरह से आप सीधे बोर्ड पे ये जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेकर फिर उसके बाद में उसको नोट कर सकते हो। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ ER की। फंक्शन ऑफ ER में ये 5-6 फंक्शन जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो निभाती है एक सेल के अंदर। एक सेल में यदि हम देखें तो इसको हम नॉर्मली यूँ मान सकते हैं, जैसे ये सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, इसके बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से कोई निश्चित स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होती है, इस प्रकार से इसको हमें ड्रॉ आउट कर सकते हैं। तो ये इसकी ड्राइविंग हो गई जो यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। इसका फंक्शन जो है वो क्या हो गया, रफ ER जो है वो फॉर्मेशन करती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है किसके, प्रोटीन्स की, और SER जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है लिपिड्स की। और ये लिपिड और प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पर, ER में, यही आगे बिल्डअप करते हैं या फिर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो लिपिड एंड प्रोटीन विच आर सिंथेसाइज या विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन ER हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन को ये एक्सटेंड करते हैं, एक नई सेल जो प्रोड्यूस होती है तो उनमें भी सेल मेम्ब्रेन इसी से बनती है। इसके अलावा प्रोटीन और लिपिड जो इनके अंदर बनते हैं ये फंक्शन करते हैं एंजाइम और हार्मोन्स की तरह से, जो सेल में होने वाली जो भी लिविंग या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो एक तरह से सेल को कंट्रोल करने के लिए एंजाइम वगैरह का फॉर्मेशन जो है वो भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। एंजाइम जो है वो उनकी विशेष भूमिका होती है, जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको वो कंट्रोल करने का काम करते हैं, या उन लिविंग प्रोसेस को वो कैटेलाइज करते हैं, बढ़ाते हैं, इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा फॉर्म नेटवर्क सिस्टम इन सेल, ये नेटवर्क सिस्टम बनाती है, एक पूरा जाल सा बनाती है जो पूरी सेल के अंदर क्या होता है, एक्सटेंड होता है। और इसके कारण से ये क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है द मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, प्रोवाइड सपोर्ट टू सेल। इसके कारण से सेल को सहारा मिलता है जिससे सेल यूं पिचकती नहीं है या दबती नहीं है, अपनी शेप को बनाए रखती है। इसके अलावा
सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन ए सेल। इनमें जो भी पदार्थ वगैरह बनते हैं, जैसे यहाँ बने, यहाँ से यहाँ तक सेल के अंदर पहुँचाना है, तो एक जगह से बनने के बाद में जैसे न्यूक्लियस से निकल कर फिर यहाँ तक इनको रास्ता प्रोवाइड करवाती है ये। तो ये पूरे चैनल बनाती है, जगह जगह पर चैनल से बनाती है। उन चैनल से होकर ट्रांसपोर्टेशन होता है किनका, सेल में जो मटेरियल होते हैं उनका, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, ग्लाइकोजन वगैरह हो, सबका। इसके अलावा फॉर्म फ्रेमवर्क फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल, ये एक पूरा ढांचा तैयार करती है, एक पूरा सपोर्ट जो है या पूरा फ्रेमवर्क जो है वो तैयार करती है, जिसके कारण से सेल में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो कंप्लीट होती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है उनके लिए फ्रेमवर्क का काम या सांचे का काम भी यही निर्धारित करती हैं। इसके अलावा कुछ एक विशेष फंक्शन जो है वो भी इनमें होते हैं, जैसे लीवर वगैरह में जो है या लीवर सेल्स जो होती हैं उनके अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है या ज़्यादा डेवलप्ड होती है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, टॉक्सिन्स या ड्रग्स वगैरह जो होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर करता है, और लीवर में भी ये काम करती है। अब जैसे हमारे शरीर में लीवर काम करता है, वैसे ही एक सेल के अंदर जो है वो ER काम करती है, ये डिटॉक्सिफाई करती है। जो टॉक्सिक सबस्टांसेस जो है वो इनके अंदर मिलते हैं, विषैले पदार्थ जो मिलते हैं उनको सेल से बाहर निकालते हैं। इसके अलावा ड्रग वगैरह जो टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं एक सेल पर और उसके कारण से सेल की डेथ हो सकती है, उनको भी क्या कौन बाहर निकालती है, ER। तो ER जो है उसका काम क्या होगा, डिटॉक्सिफाइंग। इट इज डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ये पॉइजन और ड्रग जो है उनको सेल से बाहर निकालते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जो है या साइटो ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उसके बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा है। इसके बाद में आगे का जो पार्ट है उसमें जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में स्टडी जो है वो हम कल अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।